Assalamu alaikum, welcome back. I'm again here for you people. Okay, so today I'm gonna continue from lecture number 29. ऐसे ही ना बेटा. So last time we were discussing, let me first write. So we are at chapter number 3. ऐसे ही है ना बेटा. And lecture number 29. ऐसे ही है ना बेटा. और एक बेटा सी रह गया था, हमने 6 सीज को डिस्कस कर लिया है. आई होप यू अंडरस्टूड. थोड़े से बेटा कंफ्यूज करते हैं आपको इनिशियली, जब आप फर्स्ट टाइम सुनते हो तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर कपल ऑफ डेज, बेटा डोंट वरी, यू विल अंडरस्टैंड. ओके, आई यू नो ये बेटा अगेन एंड अगेन रिपीट होंगे. ओके, ये कंप्लीटनेस दोबारा कहीं आने वाला है, कर्टेसी दोबारा कहीं आने वाला है, कंसिडरेशन बार बार ये रिपीट होते रहते हैं. सो डोंट वरी इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड. अगर आपको कुछ हद तक समझ आ रही है ना, अगर आपको 50% भी समझ आ रही है, इट्स फाइन. आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट. जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स है, यू कैन व्हाट्सअप मी एंड आई कैन डिस्कस देयर. ओके, सो एक सी रह गया हमारा, एंड द 7th सी वो है बेटा करेक्टनेस. ठीक है, ऐसे ही है ना, हमारा लास्ट सी रह गया था. अच्छा बेटा, आपको इसमें यहाँ पे थोड़ी सी बात बता दूं कि करेक्टनेस में आपने कुछ नया ऐड नहीं करना. आपने कंप्लीटनेस में जो भी इंफॉर्मेशन आपने मैक्सिमम डिलीवर की है या बताई है या लिखी है, और उस इंफॉर्मेशन को जितना आपने कंसाइज किया है, या जैसे आपने कंसिडरेशन करके आपने मैसेज को डिफाइन किया है, या जितना आपने कर्टियस किया है, या जितना कंक्रीटनेस में किया है, जितना क्लैरिटी में लेकर आए हो, इन 6 फैक्टर्स को देखना है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई इश्यू तो नहीं है. इन चीज़ों को ठीक करना इज कॉल्ड द करेक्टनेस. हम करेक्टनेस नॉर्मली बेटा ये समझते हैं कि किसी नई चीज़ की एडिशन करना या डिलीशन करना. अच्छा, करेक्टनेस में मुझे एक बात बताओ, अगर इंफॉर्मेशन कम है और इन्फॉर्मेशन आपको लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन कम है और इन्फॉर्मेशन और देनी चाहिए थी, तो फिर हम किसको हिट करेंगे? किसको हिट करेंगे? करेक्टनेस तो ऑलरेडी है, लेकिन किस सी को हिट करने वाले हैं? अब इन्फॉर्मेशन का अगर इन्फॉर्मेशन कम है और इन्फॉर्मेशन को आपने ज़्यादा करना है, तो फिर किसको हिट करना है? मीन्स हमने कंप्लीटनेस को हिट करना है. डिड यू अंडरस्टैंड? सेकेंड एक बेटा सिनेरियो है कि आपने जो मैसेज डिलीवर की है, आपको लगता है कि मैसेज में हार्श वर्ड्स इस्तेमाल हो गए हैं, या जो मैसेज में टोन है वो इतनी फ्रेंडली नहीं है, तो आपने किसको ठीक करना है? आपने कर्टेसी को ठीक करना है. या आपको बेटा लगा ये कि आप जो मैसेज डिलीवर कर रहे हो वो इतना क्लियर नहीं है, उसमें इतनी ज़्यादा मतलब उसमें कन्फ्यूजन आ रही है, या इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जा पा रहा कि जिस तरह एक्सप्लेन करना चाहिए था, तो फिर आपने किसको हिट करना है? क्लैरिटी को हिट करना है. ठीक है, अगर आपको लग रहा है बेटा कि जो बात की गई है उसमें फैक्ट्स और फिगर मिसिंग है, या फैक्ट्स और फिगर मेंशन तो हैं लेकिन वो रॉन्ग है या गलत है, तो हमने किसको हिट करना है? किसको हमने चेंज करना है? हमने कंक्रीटनेस को चेंज करना है. ठीक है, या बेटा हमने जो मैसेज डिलीवर किया, मैंने जो आपको मैसेज डिलीवर किया, अगर कोई पर्सन आपको मैसेज डिलीवर करता है और आपके मुताबिक वो मैसेज डिलीवर नहीं हो पाता, तो हमने किसको हिट करना है? हमने कंसिडरेशन को हिट करना है. सो आई थिंक यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट नाउ कि करेक्टनेस में हम 6 सीज को गो थ्रू करते हैं, जो भी 6 सीजन को गो थ्रू करते हैं, और उसमें हम देखते हैं किसी सी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं रह गया, किसी सी में कोई इश्यू तो नहीं रह गया, उसको ठीक करना इज कॉल्ड द करेक्टनेस. यहां तक ओके हो गया बेटा? उस चीज को ठीक करना इज कॉल्ड द करेक्टनेस. सो लेट मी गो थ्रू द बुक. ओके बेटा, ओके. सो फ्री फ्रॉम एरर्स इन अकॉर्डेंस विद फैक्ट आर ट्रुथ. के कंप्लीटनेस में जो ट्रुथ चाहिए या कंसिडरेशन में जिस तरह से आपने कम्युनिकेशन करनी है, उसके मुताबिक, इन अकॉर्डेंस, उसके मुताबिक कम्युनिकेशन होगी और उसमें कोई गलती नहीं होगी. सो दिस इज कॉल्ड द करेक्टनेस. अच्छा, ये जो करेक्टनेस है, ये बेसिकली बेटा
ये आपका फंक्शनल इंग्लिश का टॉपिक है। वहाँ पे आप सारा कुछ यही पढ़ते हो कि आपने ग्रामर किस तरह से ठीक करनी है, आपने पंक्चुएशन का कैसे ध्यान रखना है, आपने वोकैबुलरी किस तरह से अपनी मेंटेन करनी है। तो ये बेसिकली जो करेक्टनेस है, इट इज़ मोर लाइक अ फंक्शनल इंग्लिश टॉपिक। अब बेटा, करेक्टनेस इन बिजनेस कम्युनिकेशन अल्टीमेटली implies देयर आर नो ग्रामेटिकल, पंक्चुएशन, स्पेलिंग और अदर लैंग्वेज एरर्स इन कम्युनिकेशन। ठीक है जी। ठीक है, हम ये समझते हैं मतलब करेक्टनेस में कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, कोई पंक्चुएशन की एज सच कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, या स्पेलिंग, वोकैबुलरी की, या कोई भी और तरह की जो लैंग्वेज में जो इश्यूज होते हैं वो इश्यूज अकर नहीं होने चाहिए। करेक्टनेस आल्सो इम्प्लाइज दैट अ मैसेज इज एग्जैक्ट एंड वेल टाइम, कि जैसा मैसेज भेजना चाहिए था वैसा ही मैसेज को डिलीवर किया गया है, और उसको जितने टाइम में, मतलब हर चीज़ का एक टाइम होता है ना बेटा। अब अगर आपने ईमेल करनी थी बॉस को सुबह सुबह, तो आप ईमेल कर रहे हैं शाम को, तो वो भी सही नहीं है। आपका मैसेज तो सारा सही था, लेकिन आपने वेल टाइम नहीं किया, तो वो इनकरेक्ट हो गया। तो सिर्फ मैसेज को प्रॉपरली डिफाइन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि मैसेज की एक टाइम की नोयत भी होती है, उस टाइम पे ही मैसेज डिलीवर होगा तो अच्छा लगेगा। जिस तरह से मैं आपको एएफसी पढ़ा रहा हूँ, तो आपको पेपर से पहले सारे लेक्चर्स मिलने चाहिए। ओके, आपको जितना भी अंडरस्टैंड करना है वो एएफसी एग्ज़ाम से पहले अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आपको कि ये लेक्चर्स रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो इसकी मफादियत है, एग्ज़ाम के बाद इसकी मफादियत तकरीबन ख़त्म हो जाती है। तो यही कहना चाह रहा है कि मैसेज सही भी होना चाहिए, और उसके टाइम का भी ध्यान रखना चाहिए कि किस टाइम पे मैसेज डिलीवर किया जा रहा है, तो आपका मैसेज करेक्ट होगा। यूज, आगे बेटा नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है, फर्स्ट बुलेट पॉइंट, यूज अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट लैंग्वेज। अप्रोप्रिएट का बेटा वर्ड जहाँ पे भी आएगा, इसका मतलब है सिचुएशन के हिसाब से, माहौल के हिसाब से, लोगों के हिसाब से। ओके, अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी बात को, अपनी टोन को, अपने कंटेंट को चेंज करते रहना। तो दिस इज कॉल्ड द अप्रोप्रिएट। हर सिचुएशन की डिमांड, हर सिचुएशन की सूरत हाल डिफरेंट होती है, उस सूरत हाल के मुताबिक अपनी कम्युनिकेशन को मोल्ड करना या चेंज करना इज कॉल्ड दी अप्रोप्रिएटनेस। ओके जी, सो यूज़ अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट लैंग्वेज। तो आपने जो भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है वो करेक्ट हो। रिमेंबर दैट बिजनेस कम्युनिकेशन इज मच मोर इनफॉर्मल एंड यूजेस सिंपलर वर्ड्स देन लीगल कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स एंड एकेडमिक पेपर। बेटा एक बात याद रखना, कि जो बिजनेस कम्युनिकेशन होती है बेटा, ये सबसे ज़्यादा सिंपलर होती है, मोस्ट सिंपल, क्योंकि आप बिजनेस कम्युनिकेशन में किससे कम्युनिकेशन करते हैं बेटा? कस्टमर के साथ करते हैं। और कस्टमर आपके पास, अगेन आई बिफोर इवन आई टोल्ड यू, कि कस्टमर आपके पास सीखने के लिए नहीं आ रहा, वो अपनी कोई नीड फुलफिल करने आ रहा है, वो उसकी अपनी कोई प्रोडक्ट की नीड है, कोई सर्विस की नीड है। ओके, तो आप उसकी सिर्फ उस नीड को फुलफिल करते हैं, और उस नीड को फुलफिल करने के लिए आप उसी की ज़बान में जितना बात करेंगे, तो वो आपको इतना ही लाइक करेगा, या वो इतनी ही अच्छी बिजनेस डीलिंग होगी। ओके, हाँ, जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आपको पता है जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो अगर आप उर्दू का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उठाएं, तो अभी तक वो एक आम बंदे को समझ नहीं आता कि ये इतने डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं कि वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ओके जी, सो जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लीगल कॉन्ट्रैक्ट बेटा कौन से होते हैं? जिस तरह से आपने कुछ सेल परचेज करनी है, आप सपोज आपने प्रॉपर्टी सेल करनी है, प्रॉपर्टी बाय करनी है, तो वो जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बेटा, वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो सिर्फ लीगल लोग ही, लॉयर्स ही अंडरस्टैंड करते हैं। आपको उसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी मुश्किल होता है। देन गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स एंड एकेडमिक पेपर्स। एकेडमिक पेपर बेटा, ये जो बुक है ये एकेडमिक पेपर है। अब एकेडमिक पेपर जो है ना, रिलेटिवली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पे सीखने सिखाने वाला माहौल है। तो कस्टमर आपके पास लर्निंग के लिए नहीं आ रहा बेटा। अगेन आई एम सेइंग यू, कस्टमर ने अपनी नीड फुलफिल करनी है, उसको कोई प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है, आप उसकी प्रोडक्ट उसको दे दें, मतलब डिलीवर कर दें। ओके, तो दैट्स इट। उसको सिंपल वे में जितना समझाएंगे, ही गोना फील हैप्पी। तो ये कहना चाह रहा है बेटा। नेक्स्ट है अवॉइड यूजिंग सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज। अच्छा बेटा, सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या होती है? जिस तरह से हम नॉर्मली कहते हैं आई वाना गो, आई एम गोना गो। ओके, अब हम डोंट कहते हैं, शुडंट कहते हैं, मतलब हम इस तरह के जो वर्ड्स है ना बेटा, जिस तरह से ये वर्ड हो गया, सॉरी, डोंट। ओके, डोंट हो गया, कुडंट, कुडंट। ओके ओके, या गोना, इस तरह से बेटा ये हो गया गोना।
अब बेटा ये जो लैंग्वेज है ना, ये हम बोलने में तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब हमने बेटा लिखना होता है बिजनेस कम्युनिकेशन में, तो हमें पूरा लिखना होता है, हमें डज नॉट लिखना पड़ेगा, डू नॉट लिखना पड़ेगा, कुड नॉट लिखना पड़ेगा, शुड नॉट लिखना पड़ेगा। हमें इस तरह की आई एम गोना गो, आई वाना गो, ये सोशल कम्युनिकेशन में तो बेटा ये इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल बिजनेस कम्युनिकेशन में हम इन वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये कहना चाह रहा है कि सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज कौन सी बेटा होती है? सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज, कि जो हम जिस तरह से आगे एग्जांपल भी दे रहे हैं, अवॉइड यूजिंग सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल यूज इज नॉट इंस्टेड ऑफ इजंट, शुड नॉट इंस्टेड ऑफ शुडंट, ओके, एंड विल नॉट इंस्टेड ऑफ वुडंट। तो इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना बिजनेस कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट बेटा बुलेट पॉइंट है, चेक द प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ फिगर्स, फैक्ट्स एंड। अब आपने जो भी फैक्ट्स और फिगर मेंशन किए उनकी आप एक्यूरेसी चेक कर लो, वेरीफाई न्यूमेरिकल डाटा, उसको काउंटर चेक कर लो, मतलब जो भी आपने नंबर्स मेंशन किए हैं, जो भी आपने प्लस माइनस किए, जो मल्टीप्लाई किए, उसको आप दोबारा काउंटर चेक कर लो, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं होगी। डबल चेक टोटल्स के, जैसे वो जो आपका टोटल निकला है उसको डबल चेक करो, क्रॉस चेक करो, किसी और से भी चेक करवा लो, बेस्ट से किसी और से भी चेक करवा लो कि यार ये मेरी कैलकुलेशंस ठीक है। आस्क इंडिपेंडेंट पर्सन टू प्रूफ रीड द मैसेज, ठीक है, क्योंकि बेटा आप जो मैसेज लिखते हो वो आप हम आगे पढ़ने वाले हैं परसेप्शन का जो कॉन्सेप्ट है, आप जो लिखते हो वो अपनी परसेप्शन के हिसाब से या अपनी सोचों के हिसाब से मैसेज राइट कर रहे होते हो या बोल रहे होते हो। लेकिन जो आगे जो आपने मैसेज लिखा है, सपोज आपने एक लेटर लिखा है, वो आप अपने किसी कुलीग को गो थ्रू करा रहे हो, तो वो उसको कस्टमर के पर्सपेक्टिव से पढ़ेगा, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेगा, क्योंकि क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, बल्कि ऑल द टाइम जो भी आप लिखते हो उसमें आपकी अपनी अपनी थिंकिंग की मिलावट होती है, उसमें आप अपनी ज़ात को इन्वॉल्व करना शुरू कर देते हो। देखिए, सो अपनी ज़ात को एलिमिनेट करके सिर्फ कस्टमर के मुताबिक लिखना, इसलिए हमें बेटा एक इंडिपेंडेंट पर्सन रिक्वायर्ड होता है, कोई और पर्सन रिक्वायर्ड होता है, कोई और कुलीग रिक्वायर्ड होता है कि जो आपके काम को, जो भी आपने कम्युनिकेशन किया वो उसको रिव्यू करे। सो थर्ड बुलेट पॉइंट, इफ द कम्युनिकेशन इज करेक्ट इट बूस्ट द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द, अगर आपको इन्फॉर्मेशन 100% करेक्ट मिलेगी रिसिपिएंट को, सो दे फील हैप्पी, एब्सोल्युटली यू फील सो हैप्पी। ऐसे ही है ना, अगर मैं आपको उस तरह से पढ़ाऊंगा कि जिस तरह से आप चाह रहे हो, तो यू फील सो हैप्पी। करेक्ट मैसेजेस आर मोर इम्पैक्टफुल ऑन द रेसिपिएंट, जो करेक्ट मैसेजेस होते हैं वो, ठीक है, क्योंकि आप मैसेज आपको करेक्ट मिला है, अब आप उस पर अमल करने की भी जुस्तजू करोगे, तमन्ना करोगे, ओके, आप उसी बात को अमल में लाना चाहते हो कि जो इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट लगती है, जो इन्फॉर्मेशन आपको झूठी लग रही है आप उसको इधर सुनते उधर से निकाल देते हो। कौन ओके हो गया यहाँ तक? आगे बेटा एग्जांपल्स हैं। द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड सम रिकमेंडेड अल्टरनेटिव टर्म दैट शुड बी यूज इंस्टेड ऑफ देयर ओवरली फॉर्मली इक्विवेलेंट, ठीक है जी। आप करेक्टनेस में बेटा ये कहना चाह रहे हैं कि आप यूटिलाइज का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये एकेडमिक में यूज़ होता है, ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज़ होता है। बिजनेस कम्युनिकेशन में सिंपली यूज़ का वर्ड इस्तेमाल, जो नॉर्मल आपकी लाइफ के रोज़मर्रा ज़िंदगी के अल्फाज हैं उनका आपने यहाँ पे ओके उनको आपने इस्तेमाल में लेके आना है। तो ये कहना चाह रहा है यूटिलाइज का वर्ड, इंडीवर का वर्ड, इंडीवर की बजाय ट्राई का वर्ड यूज़ करो, पार्टिसिपेट की जगह ज्वाइन का वर्ड इस्तेमाल करें, एसर्टन की जगह फाइंड आउट का वर्ड इस्तेमाल करें, प्रोक्योर की जगह गेट का वर्ड इस्तेमाल करें, डीम की जगह थिंक का वर्ड इस्तेमाल करें, इंटेरोगेट की जगह क्वेश्चन का वर्ड इस्तेमाल करें, ठीक है जी। सो ये मतलब बाकी जो ओवरली फॉर्मल है ये यूज़ होते हैं, लेकिन ये यूज़ होते हैं लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में, या जहाँ पे आपने कुछ टेक्निकल बात करनी होती है। जब टेक्निकल लोगों से बात करते हैं तो आप इन अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कस्टमर के साथ जो आपने अल्फाज का इस्तेमाल करना है वो बिल्कुल नॉर्मल वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर। अच्छा बेटा, आगे एक इलस्ट्रेशन है, और इलस्ट्रेशन है मोस्ट आउटलेट्स ये, चलिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, मोस्ट outlets grow except ये बताता हूँ मैं आपको इसमें क्या मिस्टेक्स की हैं, which see
ड्रॉपिंग ऑफ 10%। जी बेटा, यहाँ तक अंडरस्टैंड। अभी मैंने अच्छा, इसमें बेटा हमने मिस्टेक्स निकालनी है। अब ये देखिए बेटा, मोस्ट आउटलेट्स, ये आपको पता ही है इंग्लिश में क्या, इसमें जहाँ पे लिविंग थिंग्स होती हैं वहाँ पे हम इस तरह से अपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं। अब आउटलेट्स बेटा, जो फैक्ट्री की अपनी दुकान होती हैं, अपनी फैक्ट्री के जो आउटलेट्स होते हैं, ओके, एक नॉर्मल शॉप्स होती हैं कि जो फैक्ट्री की अपनी नहीं होती, जो नॉर्मल पीपल्स की होती हैं, वो फैक्ट्री से बाय करते हैं। और आउटलेट्स होते हैं कि जो फैक्ट्री के अपना ही डिस्प्ले होता है, जहाँ कंपनी अपना माल खुद डिस्प्ले कर रही होती है। सो मोस्ट आउटलेट्स, तो पहली मिस्टेक तो बेटा ये आ गई। अब ये करेक्टनेस, ये आपके वो आपको आपको ज़बान पे कितना अबूर हासिल है वो यहाँ पे देखा जाएगा। वो यहाँ पे नज़र आता है कि आपको आपकी ज़बान पे कितना कंट्रोल हासिल है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको उसके ग्रामेटिकल रूल्स का पता होना चाहिए, उसके टेंसेस का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे फंक्शन इंग्लिश का सारा कमाल है। सो यहाँ बेटा जो पहली मिस्टेक्स है, पहली जो मिस्टेक है वो क्या है जी, मोस्ट आउटलेट्स, मोस्ट आउटलेट्स। अब बेटा ये जो सेंटेंस है, ये पास्ट टेंस में, जो पास्ट टेंस में होता है, तो यू नो कि ये, अब मोस्ट आउटलेट्स ग्रो एक्सेप्ट फैसला, ओके। अब ये जिसकी जो नेचर आ रही है वो पास्ट टेंस की है, तो जो सेकंड फॉर्म है वो ग्रो की, वो बेटा क्या होगा, वो क्या होगा, सेकंड फॉर्म इसकी क्या होगी, ग्रीव। अब एक्सेप्ट ये कबूल करना होता है हमने दूसरा, कि मोस्ट आउटलेट्स ग्रीव, जितने भी आउटलेट्स से, मोस्टली आउटलेट्स से वो ग्रीव, वहां पे प्रॉफिट हुआ, उन्होंने ग्रो किया। एक्सेप्ट बेटा यहाँ पे दूसरा होगा EXCEPT, एक्सेप्ट। ऐसा ही है ना, देखिए। उसके बाद बेटा फैसलाबाद। अब फैसलाबाद तो नहीं होगा ना, फैसलाबाद है, देखिए। तो फैसलाबाद, अब ये जो विच होता है बेटा, ये विच होती है जादूगरनी, ओके, जो चुड़ैल होती है, जादूगरनी होती है। तो यहाँ पे दूसरा बेटा विच आएगा। अब विच सी ड्रॉपिंग ऑफ, अब सी इंसान करते हैं कि आउटलेट्स करती हैं। आउटलेट्स की जगह हम इंक्रीज या डिक्रीज का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ओके, या कोई और वर्ड यूज़ करते हैं, डिक्लाइन का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो सी है वो पर्टिकुलरली आइस के साथ रिलेट कर रहा है, और सी का वर्ड सिर्फ वहीं पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे किसी ह्यूमंस की बात हो रही होती है। तो विच सी ड्रॉपिंग नहीं होगा, विच डिक्लाइंड, विच, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सो विच डिक्लाइन बाय, विच डिक्लाइन बाय भी कर सकते हो और विदाउट भी कर सकते हो। अगर मैं होता तो मैं बाय का वर्ड, बाय का भी इस्तेमाल करता वर्ड यहाँ पे, लेकिन बुक ने इस्तेमाल नहीं किया, तो विद ड्रॉप 10%। ठीक है बेटा। सो इस तरह से दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दी। अब इसमें हमने कोई नई चीज़, मतलब ऐसा हमने ऐड नहीं की, सिर्फ हमने एग्जिस्टिंग वर्ड्स को हमने ठीक किया है, कोई नया कॉन्सेप्ट हमने ऐड नहीं करना। ये बात याद रखना बेटा, करेक्टनेस में कोई नया कॉन्सेप्ट ऐड नहीं करते। अगर आपने कॉन्सेप्ट को ऐड करना है तो इसका मतलब है कि कंप्लीटनेस को आपको हिट करना पड़ेगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया और आपने उसको समराइज करना है, तो फिर आपको कंसाइजनेस को हिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। सो विद दिस आई एम डन विद चैप्टर नंबर 3। दैट्स इट टिल नाउ फॉर चैप्टर नंबर 3। इसको गो थ्रू करें बेटा, ठीक है। और इसको अगर आप 2-3 दफ़ा करेंगे तो आपको बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू होंगे। बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू एज मच एज आई कैन दैट व्हाट इज कॉल्ड द कंप्लीटनेस। थोड़ा सा मैं आपको बेटा समराइज कर देता हूँ। कंप्लीटनेस बेटा क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन को कि जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक हम उसको कंप्लीट करते हैं, ऐसा ही है ना। देखिए, सो लेकिन कंप्लीटनेस की कोई लिमिट नहीं है दुनिया में, नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है, बात करने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज है, हमारा टाइम है, वो लिमिटेड है। तो हम बात को ज़्यादा खींच नहीं सकते, मैं इस चैप्टर को ज़्यादा खींच नहीं सकता, आई हैव टू मूव ऑन, मैंने पूरी बुक गो थ्रू करनी है। ठीक है, सो कंप्लीटनेस की कोई लिमिट नहीं है, तो उस लिमिट को असाइन करना कि लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड रिसोर्सेज में कि हम अपना मैसेज डिलीवर कर जाएं, इज कॉल्ड द कंसाइसनेस। ठीक है, अब शॉर्ट से अल्फाज का इस्तेमाल करके, ओके, आप फिर आगे मूव करें, आप उसी बात पे स्टिक ना हो जाए। तो दिस इज कॉल्ड द कंसाइसनेस, कि जल्दी से काम, जल्दी से बात करें, जल्दी से मैसेज डिलीवर करें एंड मूव ऑन, दिस इज कॉल्ड द कंसाइसनेस। थर्ड में बेटा हमने ये पढ़ा कि कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन बेटा ये होता है कि
आपने जो मैसेज जो आप डिलीवर करना है या जो मैसेज आपने राइट करना है वो अगले पर्सन के मुताबिक करना है। अगर आप अपने मुताबिक करने वाले हो तो फिर प्रॉब्लम है बेटा। ठीक है, तो अपने मुताबिक आपने ज़िंदगी में, बल्कि ज़िंदगी में कुछ नहीं करना। ओके, जो भी करना है आपने दूसरों के मुताबिक करना है। जितना आप दूसरों के मुताबिक हो जाओगे इतना ही आपकी ज़िंदगी जो है वो पुरसकून होने वाली है। अगर आप हर चीज़ को अपने मुताबिक करना चाहोगे तो फिर अपने आप को तैयार कर लो परेशानियों के लिए, अपने आप को तैयार कर लो डिप्रेशन के लिए, अपने आप को तैयार कर लो फिर जो है ना वो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस के लिए। ओके, तो अपनी ज़ात से निकल जाओ और दूसरों के मुताबिक अपनी कम्युनिकेशन को, अपने वर्ड्स को ओके मॉडिफाई करना शुरू करो। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा था जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है वो हमने पढ़ा कंक्रीटनेस का। जो भी हमने बेटा बात करनी है वो हमने एवं ही हवाई बात नहीं कर देनी, हवा में तीर नहीं चला देने, बल्कि उसके साथ हमने रेलिवेंट उसके जो हकाइक हैं, जो ट्रुथ हैं, जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं उनको आपने अटैच करना है। ठीक है, और सिंपली आपने ये नहीं कह देना कि जिस तरह से कि मैं पास हो गया, देखिए, या मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। ओके, बल ये बात को गोल करने वाली बात होती है। आपने जब बात करनी है तो आप बिजनेस कम्युनिकेशन में किसी को कुछ बताना है तो आपने एग्जैक्ट बताना है कि सपोज मैंने एफएससी की विद दिस मच परसेंटेज, ओके, इन दिस ईयर, इन दिस स्पेशलाइजेशन, तो फिर आपकी बात जो है ना वो कंप्लीट होती है। तो हमने कंक्रीटनेस को भी डिस्कस किया, उसके बाद हमने क्लैरिटी को डिस्कस किया कि हमारी बेटा प्रॉब्लम यह है कि हम मल्टीपल चीज़ों को पकड़ लेते हैं, मल्टीपल चीज़ों पे अपनी एनर्जी वेस्ट करना शुरू कर। हमारी एनर्जी बेटा लिमिटेड है, इंसान की एनर्जी लिमिटेड है, इंसान का टाइम लिमिटेड है। अगर वो तरक्की की इंतहा तक पहुंचना चाहता है, अगर वो अपनी फील्ड में अपने आप को मनवाना चाहता है तो उसको एक ही फील्ड में अपनी सारी एनर्जी लगानी होगी। अब सपोज एक पर्सन है, वो सपोज आप सीए भी कर रहे हो, साथ आप मेडिकल भी स्टार्ट कर दो या साथ आप कोई और डिग्री स्टार्ट कर दो, तो आप अब आपकी एनर्जी डिल्यूट हो रही है टुवर्ड्स 2 डिफरेंट एरियाज और टुवर्ड्स 3 डिफरेंट एरियाज। तो अब आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक फील्ड में अपने आप को एक्सपर्ट कर सको, क्योंकि आपको एक काम भी करना है, दूसरा भी करना है, तीसरा एक स्टडी भी करनी है, दूसरी। तो आप सिर्फ एक ही स्टडी पकड़ें, एक ही स्टडी में अपना मकाम बनाएं, एक ही स्टडी में अपना नाम बनाएं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द क्लैरिटी कि आपने मल्टीपल चीज़ों पे फोकस नहीं करना। ओके, और उसमें जो सेकंड जो उसने डिस्कस किया था क्लैरिटी में कि हम 2 क्लॉजेज होती हैं, आपको बताया था, एक मेन क्लॉज होती है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। जो मेन क्लॉज होती है हमने पहले भी पढ़ा था पंक्चुएशन में कि एक रीज़न होती है, एक इफेक्ट होता है, एक रिस्पॉन्स होता है और एक कॉज होता है, हमने पढ़ा था ना पहले। तो रिस्पॉन्स हम पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, मेन क्लॉज हम पहले जो चीज़ हो नज़र आ रही होती है पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं, वो चीज़ क्यों हो रही है या क्यों हो चुकी है या क्यों होगी वो हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं। अब कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये है बेटा कि वो दोनों को मिक्स अप कर देते हैं, मतलब मेन क्लास को और सब ऑर्डिनरी क्लास को मिक्स अप कर देते हैं। नहीं, एक टाइम पे आप एक ही क्लास को मेंशन करेंगे, मेन क्लास को पहले मेंशन करेंगे और उस चीज़ को जो सपोर्ट कर रही है वो हम बाद में मेंशन करेंगे। तो इससे जब दोनों क्लासेस आपस में मिलती हैं, सपोज पेशेंट जो है उसको पता होता है, जब डॉक्टर के पास जाता है उसको पता होता है उसको क्या इश्यू है, सपोज उसके पेट में दर्द हो रहा है या उसको उसके 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 टांग में प्रॉब्लम है या कोई मतलब उसको बुखार है व्हाटसोएवर, या उसको खांसी है, बट उसको समहाउ पता होता है कि व्हाट ही गॉट द प्रॉब्लम। उसको चीज़ जो नज़र तो आ रही है लेकिन उसको उसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज का नहीं पता। सो पहले हम वो डिस्कस करते हैं, फिर डॉक्टर साहब जो है ना वो सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिस्कस करते हैं। ओके जी, सो ये कहना चाह रहा है कि जब भी आपने कम्युनिकेशन करनी है तो आपने 2 क्लॉजेस को आपस में मिक्स अप नहीं करना, बल्कि उनको अपनी जगह पे रख के आपने कम्युनिकेशन। उसके बाद कर्टियस बेटा हमने गो थ्रू किया, कर्टिसी। और कर्टिसी बेटा हमने ये पढ़ा कि जो भी हमने बात करनी है उसमें हमारा जो बिहेवियर हो, हमारा लहजा हो, हमारा जो एटीट्यूड हो वो बड़ा हम्बल हो। ओके, वो बड़ा आजिज़ी वाला हो, इनकसारी वाला हो। ओके, उसमें मतलब उसमें कोई प्राउडनेस ना हो। ओके, दूसरों को इंसल्ट करने वाला ना हो। ओके, और दूसरों को घूरने वाला सच वो चीज़ ना हो। तो कटिस बेटा ये होता है कि अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल हम्बल रखना, आजिज़ रखना। ठीक है, ओके, तो अपने लहजे को भी आप इतना हम्बल, जिस तरह पेरेंट्स के सामने आप जब कम्युनिकेशन करते हैं तो आप एक कर्टसी का नमूना होते हैं, लेकिन जब आप अपने से छोटों के सामने कम्युनिकेशन करते हैं तो आप कर्टसी के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, सो ओके, अब इन 6 पॉइंट्स को गो थ्रू करना, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, कोई पंक्चुएशन की मिस्टेक तो नहीं है, कोई वोकैबुलरी का इशू तो नहीं है, कोई सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज तो यूज़ नहीं कर दी।
जो फैक्ट्स और फिगर है वो प्रॉपर मेंशन है, सारा जो न्यूमेरिकल्स जो मेंशन किए हैं, जो नंबर्स मेंशन किए हैं वो काउंटर चेक कर लो, टोटल काउंटर चेक कर लो, और जो भी यहाँ पे लिखा है वो किसी दूसरे से भी प्रूफ रीड करवा लो, ठीक है। और ज़्यादा ओवरली फॉर्मल वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना। ओके, सो ये दिस इज व्हाट द चैप्टर 3 इज ऑल अबाउट। I hope you understood till now, and let me now move on for the next chapter with the name of Almighty. The next chapter is gonna be like chapter number 4. बेटा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर, यहाँ से मैं अब इसको रिमूव कर रहा हूँ एंड आई एम मूविंग फॉर द चैप्टर नंबर, जी बेटा चैप्टर नंबर 4। जी जी बेटा, इसका जो पहला टॉपिक है वो है बेटा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इसका जो पहला टॉपिक है फर्स्ट, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ये बेटा फर्स्ट टॉपिक है, ये हम गो थ्रू करेंगे। अच्छा बेटा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इंट्रापर्सनल में और इंटरपर्सनल में क्या डिफरेंस होता है। राइट नाउ आई एम टॉकिंग विद यू एंड यू आर लिसनिंग टू मी, ऐसा ही है ना। अब ये जो कम्युनिकेशन है ये कौन सी है? अब आपको पता होना चाहिए कौन सी कम्युनिकेशन है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, कि जहाँ पे मिनिमम 2 पीपल होते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड पीपल होते हैं। मिनिमम 2, जहाँ पे आप किसी पर्सन के साथ बात कर रहे होते हैं और वो मिनिमम 1 पर्सन हो सकता है, और मैक्सिमम अनलिमिटेड हज़ारों लोग भी हो सकते हैं। कि जब आप कोई तकरीर करते हैं किसी इज्तिमा के साथ, जब आप कोई एड्रेस करते हैं, तो वो हज़ारों की तादाद में भी लोग हो सकते हैं, ठीक है बेटा। सो इंटरपर्सनल होता है दूसरों के साथ कम्युनिकेशन। लेकिन बेटा हमारी जो मोस्टली कम्युनिकेशन हो रही होती है, जो सुबह शाम हमारी कम्युनिकेशन हो रही होती है, वो तो हमारी अपनी ज़ात के साथ हो रही होती है। वो तो आप सुबह शाम सोच रहे जो होते हो, वो वो भी तो कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। जो आप कोई भी काम करने से पहले जो आप सोचते हो, अभी बेटा मेरे लेक्चर के सुनने के साथ साथ आपको सोच भी रहे हो, वो जो सोचने का प्रोसेस है, यहाँ पे आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो वो अपनी ज़ात के साथ, अपने आप के साथ कर रहे हो। और ये जो हमारी कम्युनिकेशन होती है, रिसर्च कहती है बेटा कि 1 घंटे में, एक एवरेज पर्सन का मैं माइंड बता रहा हूँ, एवरेज पर्सन का 1 घंटे में आप लेक्चर सुन रहे हो, तो 1 घंटे में आपका माइंड तकरीबन 700 to 800 टाइम्स कभी राइट मूव करेगा, कभी लेफ्ट मूव। आपका माइंड लाइक अ मंकी, कभी ठहरने वाला नहीं है। इसको कोई काम दे दो तो ये उस काम में लग जाएगा। अगर इसको कोई आप काम नहीं दोगे तो फिर ये ऊट पटांग सोचों में पड़ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कि आपका ज़िंदगी का एक मिशन होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए, ख्वाब होना चाहिए, कि आपका माइंड उस ख्वाब को फुलफिल करने में लग जाए। अगर आपकी ज़िंदगी का ख्वाब नहीं है तो फिर आपके माइंड में सोचना ही सोचना, फिर वो गलत बातें सोचने में मजबूर होगा, ठीक है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बेटा ये होती है कि वो कम्युनिकेशन कि जो हम अपनी ज़ात के साथ करते हैं, अपने साथ सुबह शाम कर रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड जी। सो इंट्रोडक्शन में बेटा आ जाओ। सो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इंटेल्स होता है बताना। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इंटेल्स कम्युनिकेशन विद अनदर पर्सन, जब किसी दूसरे बंदे से कम्युनिकेशन करते हैं। वेयर एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन डिनोट्स कम्युनिकेशन विद इन वन सेल्फ। और जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है वो आपकी अपने साथ कम्युनिकेशन जो होती है, ओके, दैट नेसेसरली इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग। तो जो आप अपने साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हो वो 2 तरह की कर रहे होते हो, या तो आप कुछ सोच रहे होते हो या कुछ फील कर रहे होते हो। आइदर यू आर थिंकिंग समथिंग, आइदर यू आर फीलिंग समथिंग, ठीक है। तो ये 2 तरह की कम्युनिकेशन आप हर वक्त कर रहे होते हैं। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस in which individuals connect with themselves either consciously or subconsciously। इंट्रापर्सन, अभी अपने लेक्चर अटेंड कर रहे हो, सो अभी आप जो अपने
अपने साथ जो कम्युनिकेशन कर रहे हो वो कॉन्शियस कम्युनिकेशन। जैसे आप नमाज में खड़े होते हो तो आप जब आप इमाम साहब को सुन रहे हो, जब इमाम साहब को सुन रहे हो तो वो आप उनकी तिलावत को, जो किरत को सुन रहे हो, वो कौन सी कॉन्शियस कम्युनिकेशन है, ठीक है। लेकिन जो आपके दूसरे ख्यालात हैं जिन पे आपका कंट्रोल नहीं होता, दैट इज कॉल्ड द सब कॉन्शियस कम्युनिकेशन, ठीक है। जो डिसिप्लिन लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो अपनी सोचों को मोस्टली कॉन्शियस रखते हैं, उनको पता होता है कि वो क्या सोच रहे हैं। लेकिन जो लोग नाकामी की तरफ ज़्यादा गामजन होते हैं, वो जो ज़्यादा उनकी सोचें मरकूज होती हैं, वो सब कॉन्शियस की तरफ होती हैं। यहाँ तक ओके है बेटा? ओके। So there exists an argument as to whether intrapersonal communication can actually be referred to as a communication process because it doesn't exact apt to the conventional definition of communication. अब यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि वी आर कंफ्यूज्ड कि हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को कम्युनिकेशन बोले भी या ना बोलें, क्योंकि जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है कम्युनिकेशन की, इसमें होता है एक सेंडर होता है, ठीक है, और एक रिसीवर होता है, ठीक है। इनकोडिंग होती है और डिकोडिंग होती है, मीडियम होता है और चैनल होता है, ऐसे ही ना। तो जो कन्वेंशनल डेफिनेशन है कम्युनिकेशन की, उसमें तो एक सेंडर भी है, रिसीवर भी है, मीडियम भी है, चैनल भी है, फीडबैक भी है। तो यहाँ पे सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है? एक बात बताएं, आप खुद ही सेंडर भी हैं, आप खुद रिसीवर भी हैं। यहाँ पे मीडियम आप खुद डिफाइन कर रहे हैं, चैनल भी आप अपने आप को दे रहे हैं मैसेज, फीडबैक भी आप खुद ही अपने आप को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो जो कन्वेंशनल जो प्रोसेस था कम्युनिकेशन का, जो हमने प्रीवियसली चैप्टर 1 में पढ़ा था, वो प्रोसेस फुलफिल नहीं हो रहा। जब प्रोसेस फुलफिल नहीं हो रहा तो वी आर स्टिल कंफ्यूज। ओके, वी डोंट हैव अ एग्जैक्ट डेफिनेशन कि हम इंट्रापर्सनल को कम्युनिकेशन की डेफिनेशन में ला भी सकते हैं या नहीं ला सकते। अगर आपको आई क्या पूछेंगे कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वी कैन से इज अ प्रॉपर कम्युनिकेशन, तो से वी आर नॉट श्योर अबाउट, वहाँ पे ऑप्शन होगा वी आर नॉट श्योर अबाउट। ओके, स्टिल वी आर ओके, वी डिडंट हैव अ फाइनल कंक्लूजन कि हम इसको कोई मतलब कोई इसको नाम दें। हैविंग ओनली वन पर्सन इन्वॉल्व स्टेटिंग हु इज सेंडिंग एंड हु इज रिसीविंग द मैसेज बिकम्स अ लिटिल ट्रिकी, ठीक है। अब एक ही पर्सन है जो मैसेज फॉरवर्ड भी कर रहा है और वही मैसेज वो अपने आप को रिसीव भी कर रहा है। एक ही पर्सन है ना, क्या आप खुद ही मैसेज जनरेट भी कर रहे हो, खुद इसको रिसीव भी कर रहे हो। लिटिल ट्रिकी, लाइक थोड़ा इसको समझना मुश्किल है। Interpersonal communication, as we know, means between people, more than one. As you know, interpersonal communication different लोगों के दरमियान में होती है, and this is not the case with intrapersonal communication. और ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का केस नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही पर्सन होता है कि जो सारा प्रोसेस खुद ही वो परफॉर्म कर रहा होता है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स कन्वर्सेशन कंटिन्यूसली गोइंग ऑन इन वंस ओन माइंड। आपका माइंड चल रहा है, चल रहा है, इवन जब आप सो रहे हैं फिर भी आपका माइंड चल रहा है, आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, तो आपका माइंड 24 घंटे प्रोसेस में है। जब आप सोते हैं, तो मैं आपको इंटरेस्टिंग बेटा बात बताऊं कि जब आप सोते हैं तो आपका माइंड ज़्यादा वर्किंग स्टेट में होता है। कैन यू इमेजिन? क्योंकि आप जब आप जब आप दिन में डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट काम करते हैं, तो आपकी बॉडी काफ़ी रफनेस और टफनेस हो जाती है, ठीक है। तो उसमें काफ़ी डैमेजेस भी हो जाते हैं, ओके। उसमें टायर्डनेस हो जाती है, उसमें आपको फिजिकल कोई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो जब आप सोते हैं तो ये अल्लाह पाक का एक मैकेनिज्म है कि आपका माइंड फिर उन चीज़ों को क्योर करना शुरू करता है, क्योंकि इसलिए जब भी बीमारी जब भी आप व्हेन यू बिकम इल, तो डॉक्टर जो आपको बल्कि जो आपको मेडिसिन दी जाती हैं, उसमें जो मेजर इंग्रेडिएंट होता है वो सोने वाला होता है। आप दुनिया की कोई बीमारी उठा के देख लें, उसमें जो पेशेंट है वो बेड पे बस लेटा होता है, या सोया होता है, या लेटा होता है। क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तो आपका माइंड फिर पूरी एनर्जी के साथ आपकी बॉडी पे वर्किंग कर रहा होता है। जब आप जाग रहे होते हैं तो आपका माइंड dilute होता है towards different areas where you're right now you are listening to the lectures and you're doing so many things around, okay। so जब आप जाग रहे होते हैं तो आपका माइंड डिफरेंट एरियाज में स्कैटर्ड होता है, लेकिन जब सो रहे होते हैं तो आप डिफरेंट काम तो नहीं कर रहे होते, फिर आपका माइंड 100% अपनी एनर्जी लगा रहा होता है टू क्योर और टू रिकवर योर बॉडी। such internal conversation can be for the purpose of clarifying thoughts। जो आप इंटरनल कम्युनिकेशन करते हैं आप ताकि किसी थॉट को आप क्लैरिफाई, जिस तरह से आप मेरी थॉट को आप क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं, मेरे लेक्चर को क्लैरिफाई करना चाहिए, या इस टॉपिक को क्लैरिफाई करना, और एनालाइजिंग अ सिचुएशन, या कोई सिचुएशन आपने देखी, आप उसको सोचना शुरू करते हो कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। रिफ्लेक्टिंग अपॉन और अप्रिशिएटिंग समथिंग, या आप किसी पे अपनी कोई ओपिनियन जनरेट करते हो, कोई अपना को माइंड बनाते हो, माइंडसेट बनाते हो, और अप्रिशिएटिंग, या कोई आप
या किसी की आप माइंड पे कोई तारीफ करते हो, अप्रिशिएट करते हो, ठीक है। ओके, मास्टरिंग द स्किल ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन ले द फाउंडेशन ऑफ सक्सेसफुल सोशलाइजेशन। आप अपनी ज़ात में कितना कंट्रोल रखते हैं, आप अपने इमोशंस में कितना कंट्रोल रखते हैं, आप अपनी सोचों में कितना कंट्रोल रखते हैं। आप अपनी ज़ात में जितना कंट्रोल रखेंगे, ओके, इतना ही आपकी दूसरों के साथ जो सोशलाइजेशन, दूसरों के साथ जो कम्युनिकेशन है वो आपकी अच्छी होने वाली है। ओके, ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना माल का दारो मदार नियतों पर है। ओके, तो आपकी इंट्रापर्सनल कितनी पॉलिश्ड है, आपकी अपनी सोचें। दुनिया का सबसे मुश्किल काम बेटा पता है क्या है? अपनी सोचों को कंट्रोल करना। ये सोचें कंट्रोल नहीं होती। ओके, मतलब ये बड़ा मुश्किल है, हो जाती है लेकिन बड़ा मुश्किल है, इसके लिए बड़ी आपको तगदो करनी पड़ती है। अब हमारे आप सूफीज को देखें, वो किस तरह से माइंड को कंट्रोल उन्होंने करते, वो चिल्ले काट के, या वो हमारे प्रॉफिट भी गारे हिरा में यही काम करने जाते थे, इंट्रापर्सनल अपने आप को पॉलिश करने, अपने आप को उन्होंने पॉलिश किया 40 साल गार हेरा में जाके। सो इंट्रापर्सनल, द रियल थिंग इज इंट्रापर्सनल। अगर आप अंदर से मजबूत हैं तो बाहर से आप ऑटोमेटिकली, अगर आप अंदर से मजबूत नहीं है तो फिर बाहर से तो आपको पता है आपके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। फिर आपका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। तो इंटरपर्सनल अगर आपका स्ट्रांग है, मतलब रिमोट कंट्रोल आपका अपने हाथ में है। आप, ये नहीं है कि किसी ने 2 प्रेस किया तो आप हैप्पी हो गए, किसी ने 3 प्रेस किया तो आप सैड हो गए, नहीं। अब आप खुद, आपको पता है कि आपने कैसे हैप्पी रहना है और किस सिचुएशन में आपने कैसे रिएक्ट करना है। ओके हो गया बेटा, यहाँ तक ओके है। आगे बेटा एग्जाम्पल है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेट मी एक्सप्लेन दिस एग्जाम्पल टू यू। द मोस्ट एविडेंट एंड नोटिसेबल फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द वॉइस कमिंग फ्रॉम इनसाइड। जो आपके अंदर की आवाज है, जो आपके ज़मीर की आवाज है, जो आपकी सिक्स सेंस है, जो आपकी मतलब हम आगे पढ़ेंगे कि हम जो कम्युनिकेशन करते हैं वो 5 सेंसेस की बेस पे करते हैं, लेकिन ये ऐसी आवाज़ है कि जो आपके अंदर से आ रही है। होता है ना, आपने सीए का डिसीजन किया तो आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि मुझे सीए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, तो हमारी जो मोस्टली फैसले होते हैं वो हमारी अंदर की आवाज़ होती है। द अपेरेंटली अनएंडिंग ओरेशन, द अपेरेंटली अनएंडिंग, ना खत्म होने वाला ओरेशन, एक तकरीर चलती रहती है, एक स्पीच आपके माइंड में चलती रहती है, एक के बाद दूसरी थॉट, दूसरे के बाद तीसरी थॉट, तीसरे के बाद चौथी थॉट, दैट टेक्स प्लेस इनसाइड अवर माइंड। हमारा माइंड कंटिन्यूसली ये सोचता रहता है, कंटिन्यूसली जो है ना वो कुछ ना कुछ सोचने पे मजबूर है। ये मशीन अल्लाह पाक ने बनाई, डिज़ाइन इस तरह से की है कि ये हर वक्त वर्किंग स्टेट में होगी, ये कभी स्टॉप नहीं होगी, ये बात याद रखना। एंड व्हाट डज इट से टू अस, और ये हमें कुछ ना कुछ कहती रहती है। और क्या कहती है? देयर अपीयर्स टू बी अ सीजलेस परेड, सीजलेस ना खत्म हो, सीजलेस ना रुकने वाला परेड, परेड होती है ना फौजियों की परेड, मतलब एक के बाद दूसरी थॉट, तीसरी थॉट, फोर्थ थॉट, फिफ्थ थॉट, सिक्स थॉट। आपका माइंड 1 घंटे में 700 to 800 टाइम्स परेड कर रहा है, मूव किए जा रहा है, एनर्जी आपकी लग रही है। देयर अपीयर्स टू बी सीजलेस परेड ऑफ एनोटेशंस, कि आपने कोई चीज़ देखी, एनोटेशन होता है कोई चीज़ आपने देखी, कोई चीज़ आपने सुनी, आप उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हो, उसके बारे में एक आप ओपिनियन जनरेट करना शुरू। तो एनोटेशन होता है कि जब आपको, मैं आपको बेटा, आप जैसे आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, यू आर लिसनिंग टू माय लेक्चर, तो आप मेरे लेक्चर को सुनने के बाद आप एनोटेशन में चले गए, आप उसको अपने हिसाब से एक्सप्लेन करने में लगे हुए हो, अपने हिसाब से उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, यू आर गोइंग थ्रू योर ओन वे। तो वो जो आप अब एक चीज़ को देखने के बाद, सुनने के बाद, या आपने कुछ चीज़ स्मेल की, क्योंकि तो आप उस स्मेल के बाद आपको सोचना शुरू करते हो कि यार ये स्मेल इतनी अच्छी है तो कितनी अच्छी है, बुरी है तो कितनी, तो यू स्टार्ट थिंकिंग। सो दैट इज कॉल्ड द एनोटेशन, कि आप उस चीज़ से आगे मूव करना शुरू कर देते हो, ठीक है। रिमार्क्स एंड जजमेंट्स अबाउट वट एवर वी एक्सप्लेन, हम हर चीज़ के बारे में रिमार्क्स देना शुरू कर देते हैं, और किसी के बारे में कुछ जज करना है उसको जज करना शुरू कर देते हैं, उसको अच्छा या बुरा, मतलब जजमेंट, क्योंकि अपने हिसाब से उस चीज़ को हम उसका एक तसव्वुर लाना शुरू कर देते हैं। तो अपने हिसाब से जो तसव्वुर लाना होता है, अपनी ज़ात के हिसाब से, अपने मज़हब के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से, सो दिस इज़ कॉल्ड द जजमेंट। कि जहाँ पे आप ये कहते हो कि यार हमारे कल्चर में तो ये होता है, इनके कल्चर में ये, मतलब जहाँ पे आप अपने आप को थोड़ा सुपीरियर समझते हो, जहाँ पे आपका पैमाना ये है मेजर करने का कि आप अपनी चीज़ों को ठीक समझते हो और बाकी दुनिया की चीज़ों को उस अपने पैमाने के मुताबिक कंपेयर कर रहे होते हो, ठीक है। तो हर एक का अपना पैमाना है, जैसे आपका पैमाना है ऐसे दूसरा का पैमाना होगा। तो जब हम अपने पैमाने को ज़्यादा फोकस देते हैं दूसरों के पैमाने पे, तो दैट इज कॉल्ड द जजमेंट, ठीक है जी। सो द 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आर सेल्फ कॉन्सेप्ट, परसेप्शन एंड एक्सपेक्टेशन,
ठीक है, हम बेटा तीनों पढ़ने वाले हैं, आगे हम सारे पढ़ने वाले हैं कि द थ्री इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ इंट्रो। अब हम ये आगे पढ़ने वाले हैं कि हम सेल्फ कॉन्सेप्ट पहले पढ़ेंगे। ये जो हम सोचते हैं इनके इसके तीन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। पहला इंग्रेडिएंट क्या है? सेल्फ कॉन्सेप्ट। पहला सेल्फ कॉन्सेप्ट, दूसरा क्या है? परसेप्शन, और तीसरा एक्सपेक्टेशन। ये तीन डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो हम इंशाल्लाह अभी गो थ्रू करने वाले हैं। तो बेटा पहला क्या है जी? सेल्फ कॉन्सेप्ट। पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया इसका। आई होप यू अंडरस्टूड द इंट्रोडक्शन टिल नाउ। ठीक है, उसके बाद मैं जो बेटा जा रहा हूं, ये 1.1 था, अब 1.2 क्या है बेटा? सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, सेल्फ कॉन्सेप्ट। आर यू विद मी? आर यू विद मी? ये भी हो गया हमारा और ये भी हमारा हो गया। अब मैं किस पे मूव कर रहा हूं? किस पे मूव कर रहा हूं? सेल्फ कॉन्सेप्ट पे मूव कर रहा हूं। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट किसका? सेल्फ, अपना। सेल्फ की बात हो रही है ना, दूसरों के कॉन्सेप्ट की बात नहीं हो रही, मेरे कॉन्सेप्ट की बात नहीं हो रही। अब मेरे कॉन्सेप्ट को जो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो वो सेल्फ अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो वो जो आपका अपना कॉन्सेप्ट डेवलप होता है वो ये डिस्कस कर रहा है कि वो हम किस तरह से बनाते हैं। सो द सेल्फ कॉन्सेप्ट प्रोवाइड द बेसिस फॉर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये बेस होती है, पिलर होता है। हर दुनिया में हर चीज़ का एक पिलर होता है। जिस तरह से चेयर के भी, चेयर आप जिस चेयर पे बैठते हैं उसके भी चार नीचे ना उसके वो होते हैं, ओके, मतलब वो पिलर्स होते हैं। अगर उसमें से एक भी उसकी टांग टूट गई तो आप चेयर पे नहीं बैठ सकते। तो इस तरह से जो इंटरपर्सनल के तीन पिलर्स हैं। तो जो पहला पिलर है वो बेटा क्या है? वो सेल्फ कॉन्सेप्ट है। अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ही ठीक नहीं होगा तो आपकी सोचों में फिर प्रॉब्लम होगी। आपकी जो आपने जो जो कॉन्सेप्ट डेवलप करना है वो ट्रू कॉन्सेप्ट या सही कॉन्सेप्ट नहीं होगा। बिकॉज इट गवर्न्स हाउ अ पर्सन परसीव्स वन सेल्फ एंड इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स अदर इंडिविजुअल। ठीक है जी, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो अपने आप को क्या समझता है, अपने आप को अपने जहन में क्या क्या गो थ्रू करता है कि व्हाट ही और शी इज व्हाट। बिकॉज इट गवर्न्स हाउ अ पर्सन परसीव वन सेल्फ, वो अपने आप को क्या सोचता, अपने आप के बारे में वो क्या मतलब आप अपने बारे में सोचो जरा कि फैमिली में आपकी क्या वर्थ है राइट नाउ, यू नो। देखिए, या जब आप क्लास से बैठे होते हैं तो आपकी स्टूडेंट्स में क्या वर्थ होती है। तो हाउ अ पर्सन परसीव वन सेल्फ एंड इज ओरिएंटेड टुवर्ड अदर इंडिविजुअल, और फिर वो दूसरों के बारे में क्या ओपिनियन जनरेट करता है। देखिए, अगर आप 10 लोगों से डेली मुलाकात करते हैं तो 10 लोगों से मिलने के बाद आपकी डिफरेंट ओपिनियन जनरेट होती है। वो पर्सन कैसा था, पर्सन ए कैसा था, पर्सन बी कैसा था, पर्सन सी कैसा था। तो वो जो हर पर्सन के साथ आपका जो डिफरेंट वो जो आपकी कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं उसके बारे में वो यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट विच कैन आल्सो बी रेफर्ड एज सेल्फ अवेयरनेस कंप्राइजेज ऑफ थ्री मेजर फैक्ट। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट में, अच्छा, इसका दूसरा नाम है बेटा सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में जानना। अपने बारे में जानना बेटा, वेरी इंटरेस्टिंगली हम चांद तक पहुंच गए। ठीक है, हम कहाँ तक नहीं पहुंच गए, हम पहाड़ों की चोटियों तक उसको हम तस्वीर करने में काबिल हो गए। यू नो, हम हवाओं में उड़, हमें मतलब हम कहाँ तक नहीं पहुंच पाए नॉलेज वाइज। क्योंकि हमें मेडिकल का इतना पता है, इंजीनियरिंग का इतना पता है, साइंटिफिकली इतनी रिसर्च हो रही है, इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुका है। ठीक है, हम दुनिया के नॉलेज का तो बड़ा हमें पता होता है, हमें आईटी का सारा पता होगा कि कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करते हैं और ये चीज़ें कैसे वो परफॉर्म होती, कैसे रिकॉर्ड होती हैं, कैसे अपलोड, लेकिन हमें अपनी ज़ात का नहीं पता, डेट हु वी आर। हम सारी ज़िंदगी लगा देते हैं, हम सारी ज़िंदगी लगा देते हैं इस दुनिया को समझने में, लेकिन दुनिया का जो असल राज है अपने आप को समझना। पहले जो तालीम होती थी वो अपनी ज़ात के हिसाब से होती थी, अपने आप को समझना कि हु आई एम, मेरा दुनिया में आने का मकसद क्या है। देखिए, मैं दुनिया में आया क्यों हूँ, मैं ऐसा सोचता क्यों, मेरे अंदर ये ऐसी फीलिंग्स क्यों आती हैं। देखिए, आजकल हमें बाकी सारा कुछ पता है लेकिन हमें ये नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ये गुस्सा क्यों इतना ज़्यादा आता है, इतना चिड़चिड़ापन मुझ में क्यों आता है, मैं रात को जल्दी क्यों नहीं सो पाता, सुबह जल्दी क्यों नहीं उठ पाता, मुझे बीमारी क्यों लग जाती है बार बार। ठीक है, मतलब हमें अपनी ज़ात के अलावा बाकी हर चीज़ का नॉलेज होगा। तो ये कहना चाह रहा है
जितना आपको अपनी ज़ात के बारे में नॉलेज होगा, आपके ख्यालात उस हिसाब से इतने ही अच्छे होना शुरू हो जाएं, क्योंकि अब आपको पता होगा कि अल्लाह पाक ने जो आपकी जो मशीन बनाई है, इसके ये किस तरह की, क्योंकि अल्लाह पाक ने जितने भी इंसान हैं हर एक की मशीन डिफरेंट बनाई है, को दो इंसान कभी सेम नहीं हो सकते। सो आपको अपने बारे में कोई शख्स आपको नहीं बता सकता कि आप क्या हो, ये सिर्फ आपने खुद ही जानना है कि आप क्या हो। ठीक है जी, आप क्या हो। तो बेटा इसमें पूरी जिंदगियां लग जाती हैं लोगों को अंडरस्टैंड करने में। सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में जानना। ठीक है, अब इसमें बेटा 3 फर्दर कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं सेल्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट में। जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है बेटा, जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है बिलीफ का कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है? बिलीफ का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले बिलीफ हम गो थ्रू करते हैं। ओके जी। अच्छा बेटा, बिलीव्स आर आइदर डिस्क्रिप्टिव और प्रेस्क्रिप्टिव। ओके, अच्छा अब जो बिलीव्स होते हैं बेटा, बिलीव्स क्या होते हैं? बिलीव्स क्या होते हैं बेटा? ठीक है, अब आपका इस्लाम पे बिलीफ है, अल्लाह के एक होने पे बिलीफ है। ओके, अब ये जो बिलीफ है इंसान दो तरह से बनाता है। एक है डिस्क्रिप्टिव जो मेजोरिटी में है, एक है प्रेस्क्रिप्टिव। ठीक है, अच्छा बेटा जो डिस्क्रिप्टिव होता है कि जहाँ पे आपको वो चीज़ डिस्क्राइब की जाती है, लाइक डिस्क्रिप्टिव बिलीफ, आपको वो बिलीफ डिस्क्राइब किया गया है। सपोज आप जो मुस्लिम हो या आपका जो भी बिलीफ है, अगर आप क्रिश्चियन हो, अगर आप हिंदू हो, तो वो आपका अपना बिलीफ नहीं है। क्या आपका अपना बिलीफ है? वो तो एक आबा अजदाद की तरफ से आपको इनग्रेन किया गया है। सो डिस्क्रिप्टिव ये होता है कि बेटा जो चीज़ डिस्क्राइब की गई है, या डिस्क्राइब मतलब पीछे से चीज़ चलती आ रही है, उसमें आपने अपना माइंड इस्तेमाल नहीं किया। अब आप मुसलमान हो, आपको खुद नहीं पता कि आप मुसलमान मतलब क्यों हो, आपने खुद तो रिसर्च नहीं की, आपने खुद तो ये प्रिस्क्राइब नहीं किया था। बेटा बात समझ में आई? ओके, सो डिस्क्रिप्टिव होता है कि हमारी जो मोस्टली जो थॉट्स होती हैं, हमारे जो मोस्टली ख्यालात होते हैं, हमारे जो मोस्टली जो बिलीव, जो यकीन बने हुए हैं ज़िंदगी के, ओके, इस दुनिया के, खुदा के बारे में, वो हमने खुद तो गौर व फिक्र किया नहीं है। वो हमें पीछे से आबा अजदाद की तरफ से मिले हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स जो है ना उस मज़हब से बिलोंग करते हैं, तो वो उन्होंने उस चीज़ को इनग्रेन कर दिया, तो आप भी उसी मज़हब को फॉलो कर रहे हो। तो कहना ये चाह रहा है कि जो भी आप जिंदगी में काम करो, ठीक है, मैं सिर्फ ये डिस्कस कर रहा हूँ पहले कि बिलीफ बनते कैसे हैं। बिलीफ दो तरह से बनते हैं, डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव। अब प्रिस्क्रिप्टिव ये होता है कि आप खुद गौर व फिक्र करते हो। ओके, आप खुद जो है ना वो आप दुनिया को समझने की कोशिश करते हो, खुदा को समझने की कोशिश करते हो। ओके, सो बेटा बिलीफ हर तरह के होते हैं। हम बिलीफ को सिर्फ मजहबी बिलीफ में लेके आते हैं, बिलीफ आपके दुनियावी बिलीफ भी होते हैं। सपोज मैं सीए कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। डिस्क्रिप्टिव है कि यार क्योंकि पेरेंट्स ने कहा है सीए करो तो सीए, यस यार सीए करना है। प्रिस्क्रिप्टिव होता है कि आप खुद अपना एनालिसिस करते हो कि यार मैं इस काबिल हूं कि मैं सीए कर सकता हूं। अब बेटा गल समझ आई? सो डिस्क्रिप्टिव बिलीफ कौन सा होता है? डिस्क्रिप्टिव बिलीफ कौन सा होता है बेटा? कि जहां पे आप चीजों को खुद तो डिस्क्राइब नहीं कर रहे, लेकिन चीजें आप पे डिस्क्राइब की जा रही हैं और आप लोगों की हाँ में हाँ मिला रहे हो। तो ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है बेटा। देखिए, अगर आप चाह रहे हो कि आप, क्योंकि ये इंसान की क्वालिटी के अगेंस्ट है, उसकी खसूसियत जो अल्लाह पाक ने उसमें जो उसके अगेंस्ट है, ये नेचर के अगेंस्ट है। इंसान जो भी काम करे वो एटलीस्ट उसको सोचे ज़रूर। कुरान में जो सबसे ज़्यादा जिक्र आया है वो गौर व फिक्र का आया है, क्योंकि और ये भी कहा गया है कि एक दफ़ा का गौर व फिक्र पता नहीं 1000 नफलों से ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना? तो जो गौर व फिक्र है उसकी बड़ी अहमियत है। तो प्रेस्क्रिप्टिव ये होता है कि जहाँ पे हम खुद किसी बिलीफ को, किसी ख्याल को प्रेस्क्राइब कर, जैसा सीए की एग्जांपल लेता हूँ। ओके, कि अब मोस्टली आप में से जो सीए कर रहे हैं सुनी सुनाई, यार क्योंकि पेरेंट्स ने कहा है तो सीए कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्त ने कहा सीए कर लो तो सीए कर रहा हूँ, क्योंकि अंकल ने बोला सीए करना है तो सीए कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो मोस्टली आपके डिसीजंस हैं वो डिस्क्रिप्टिव बेस है। हमारी सोसाइटी मोस्टली डिस्क्रिप्टिव बेस है कि हम खुद डिसीजंस नहीं करते, हमसे डिसीजंस करवाए जाते हैं। प्रिस्क्रिप्टिव होता है कि जहाँ पे आप खुद डिसीजंस करते हो, और खुद डिसीजन करने के लिए आपको बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ा हौसला चाहिए। ओके, जो हम मोस्टली डिस्प्ले
नहीं करते। सो दे रिप्रेजेंट बेसिक पर्सनल एटीट्यूड्स एंड इंक्लिनेशन टुवर्ड्स व्हाट इज ट्रू और फॉल्स, गुड और बैड। फिर वो जो आपको डिस्क्राइब किया गया होता है या जो आपने प्रिस्क्राइब किया होता है उसके मुताबिक चीज़ें आप अच्छी या बुरी देखना शुरू करते हैं, उसके मुताबिक आपका बिहेवियर मोल्ड होना शुरू हो जाता है। सो वो जिस तरह से कोई क्रिश्चियन है तो वो अपनी क्रिश्चियनिटी के हिसाब से चीज़ों को अच्छा या बुरा कंसिडर करेगा, मुसलमान है ओके तो वो अपने हिसाब से वो करेगा, ओके हिंदू है तो वो अपने हिसाब से। तो जिसका जो बिलीफ होता है वही उसकी अच्छाई होती है और वही उसकी बुराई होती है, मतलब वो उस बिलीफ में जो अच्छा कह दिया वही अच्छा है, वही दुनिया, और जो उसमें बुरा है वही बुरा है। अब होता है बेटा ये है कि एक बिलीफ में एक चीज़ सही है, दूसरे बिलीफ में वो चीज़ रॉन्ग है, ओके तो हम अपने बिलीफ में बोलेंगे यस ये चीज़ सही है, ओके और हो सकता है कि शायद वो दूसरे बिलीफ में जो बात वो गलत कही जा रही है, ओके ओके शायद वो बात भी सही हो, ओके लेकिन क्योंकि हम अपने बिलीफ पे ज़्यादा रिलाई करते हैं तो इसलिए हम ओके ये जो हमने ट्रू और फॉल्स का जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया हुआ है या जो गुड और बैड का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे बिलीफ के साथ इंग्रेड होता है, ओके या जो हमने खुद जो है प्रिस्क्राइब किया होता है, ठीक है। सो गुड और बैड अपनी ज़ात में कुछ नहीं है, अच्छा या बुरा अपनी ज़ात में कुछ नहीं है, ये बेसिकली ये हम खुद डिफाइन करते हैं कि क्या चीज़ दुनिया में अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, ठीक है, और ये बिलीफ के थ्रू चीज़ चल रही होती है। आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर। द नेक्स्ट इज बेटा वैल्यूज। अब आपने बिलीफ तो डिफाइन कर लिया, अब जिसमें लाइक आपने बिलीव डिफाइन कर लिया चाहे जोन सा भी है, डिस्क्रिप्टिव प्रिस्क्रिप्टिव है कि मैं सीए करूंगा, ठीक है। अब सिर्फ सिर्फ सोचना कि मैं सीए करूंगा इज नॉट सफिशिएंट। अब उसके लिए आपको डिफरेंट वैल्यूज बताई गई होंगी। वैल्यूज क्या है जी? पहले आपको एफसी पास करनी है, फिर आपको कैफ गो थ्रू करना है, फिर आपको आर्टिकलशिप पे जाना है। अच्छा जिस तरह से अगर मैं आपको बात करूं, अब आप हर एवरी पर्सन वांट्स टू गो इन जन्नत, जन्नत में जाना चाहते हैं, ऐसा ही है ना, ठीक है। लेकिन जन्नत में जाने के लिए एक क्राइटेरिया है, कुछ वैल्यूज हैं, कुछ पिलर्स हैं। जब तक आप उन पिलर्स को फुलफिल नहीं करोगे यू कांट गो टू द जन्नत, लेकिन सेम हैपन्स। अगर आप कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो सिर्फ वो सोच के डॉक्टर नहीं बन सकता, उसको उस प्रोसेस को फॉलो करना है। सपोज राइट नो मैं आपको समझाता हूँ बेटा थोड़ा सा। राइट नो यू आर हियर, राइट नो यू आर हियर, यू आर हियर एंड यू वांट टू रीच हियर, ये सी है, ठीक है। अब इसमें बेटा यहाँ पे एएफसी है, फिर कैफ है, फिर आर्टिकलशिप है, ओके इस तरह करते करते बेटा डिफरेंट स्टेप्स हैं। ये जो प्रोसेस है बेटा, जो आपको प्रोसेस बताया जाएगा कि पहले आपने ये स्टेप करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, वो जो सफर है, वो जो फासला है, वो उस फासले को बेटा बोलते हैं वैल्यूज। बेटा अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? सो वैल्यूज क्या होती है? जो आपका ड्रीम होता है उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए जिन रास्तों को आपको पहले पार करना होता है, जब तक आप एएफसी क्लियर नहीं करेंगे आप कैफ में नहीं जा सकते, जब तक कैफ क्लियर नहीं करेंगे आप आर्टिकलशिप के लिए, जब तक उसके बाद आप फाइनल मॉड्यूल्स नहीं करेंगे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनेंगे। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का जो नाम है, ये आपको प्रोसेस तो पता होना चाहिए, ठीक है। वो जो प्रोसेस है डेट, अब ये ना हो कि बेटा आपने बनना तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है लेकिन आप जो प्रोसेस वो फॉलो कर रहे हैं वो मेडिकल का कर रहे हैं या इंजीनियरिंग का कर रहे हैं। देखिए तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे बेटा जो जो बच्चे सीए नहीं कर पाते उनकी प्रॉब्लम बेटा इस लेवल पे आती है। ये उनका जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस को समझ नहीं पा रहे होते या प्रोसेस के मुताबिक नहीं चल रहे होते, ठीक है। अब जो एएफसी की रिक्वायरमेंट है एएफसी के मुताबिक आप चलोगे तो आप एएफसी क्लियर कर पाओगे, ठीक है। अब आपने कैफ करना है तो कैफ के मुताबिक चलोगे तो अब कैफ में जाके एएफसी की स्टैट्यूट अप्लाई नहीं होगी। ऐसे ही ना, अब जब आर्टिकलशिप में जाओगे तो इंटायरली आपको एक न्यू फेज से गो थ्रू होना पड़ेगा, न्यू प्रोसेस से गो थ्रू होना पड़ेगा। तो ये कहना चाह रहा है बेटा वैल्यूज आर डीप रूटेड मोरल्स, स्टैंडर्ड्स एंड आइडियल्स, ठीक है। हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं कि अगर ठीक है हमने यहाँ पे पहुंचना है तो ये स्टैंडर्ड है उसका जो हर एक को फॉलो करना है, ठीक है। पहला बेटा क्या, डीप रूटेड मोरल्स। मोरल्स के उस चीज को हासिल करने के लिए हमें कुछ अखलाकियात का ख्याल रखना पड़ेगा, ओके कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और तभी हमें वो चीज़ें अचीव हो पाएंगी। स्टैंडर्ड्स के जो हर एक के लिए वो सेम है। अब सपोज सीए करना है तो हर स्टूडेंट्स के लिए सेम प्रोसेस है। अब ये नहीं कि आपके लिए डिफरेंट प्रोसेस है, किसी और के लिए डिफरेंट प्रोसेस है। एवरी स्टूडेंट गॉट द सेम लेक्चर, एवरी स्टूडेंट इज गेटिंग द सेम प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड्स एंड आइडियल्स, ठीक है, विच आर कंसिस्टेंट विद बिलीफ अबाउट गुड एंड बैड
राइट एंड रॉन्ग आइडियाज एंड एक्शन, मतलब जो आपके वैल्यूज हो वो एब्सोल्युटली कंसिस्टेंट हो। जहां पे आपने, खुदा के बंदो, आपने सपोज आपने लाहौर से कराची जाना है, अब लाहौर से कराची अब आपकी बिलीफ क्या है कि मैंने कराची पहुंचना है, दिस योर बिलीफ। अब जो आप ट्रैवलिंग करोगे वो ज़ाहिर बात है आप सरगोदा वाली रोड तो नहीं पकड़ोगे, या आप जो है ना वो इस्लामाबाद वाली रोड तो नहीं पकड़ोगे, या आप जो है ना वो दुबई वाली रोड तो नहीं पकड़ो। अब आपने लाहौर से कराची जाना तो आपको उसी रोड का इंतखाब करना, उसी रोड को फॉलो करोगे, फॉलो करते 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 अल्टीमेटली यू रीच द कराची। तो ये कहना चाह रहा है कि उसके मुताबिक जो उस रास्ते पे चलते हुए जो राइट्स एंड रॉन्ग्स हैं उनको, उनका ध्यान रखोगे, उनको फॉलो करोगे, तो यू रीच वेयर यू सपोज टू रीच। यहां तक ओके हो गया? ओके, सो उसके बाद बेटा है एटीट्यूड। पहला बेटा बिलीफ, दूसरा है वैल्यूज जो मैंने डिस्कस कर ली हैं, और तीसरा है एटीट्यूड। अब बेटा एटीट्यूड ये होता है वैल्यूज में तो सिर्फ आपको रास्ता बता दिया जाता है, रास्ते का आपको पता होता है कि यार ये अगर मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो ये सारे स्टेप्स, अगर मैं ये सारे स्टेप्स गो थ्रू करूंगा तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा। अब एटीट्यूड ये होता है कि अब आप उस रास्ते पे गामजन हो चुके हो, अब उस रास्ते का आप मुसाफिर हो चुके हो। ओके, तो अब उस रास्ते पे आप सफ़र करते हुए आप कितना सीरियसली, कितने ध्यान से उस सफ़र को पार करते हो, दिस इज कॉल्ड योर एटीट्यूड। सपोज अभी आप द फर्स्ट जो आपकी डेस्टिनेशन है, वो जो फर्स्ट मंजिल है, जो बड़ी मंजिल को अचीव करना है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो फर्स्ट मंजिल है आपकी, वो आपकी है एएफसी। अब एएफसी के लिए जो जिस तरह का डेली के लेक्चर्स आपको गो थ्रू करने, अब आपका एक्शन इसमें इन्वॉल्व हो जाता है बेसिकली। ओके, इसमें आप उसको उस सफ़र को आप अप्लाई करने में लग जाते हो कि इस सफ़र को मैंने अब कंप्लीट कैसे करना है। जहाँ पे आपकी अपनी ज़ात, ये वैल्यू सबके लिए सेम होती है, लेकिन एटीट्यूड, इस रास्ते को पार करते वक्त हर एक का बिहेवियर डिफरेंट होगा। ओके, हर एक की मेहनत डिफरेंट होगी। ओके, हर एक की कंसंट्रेशन, अब मेरा लेक्चर जो आज आप गो थ्रू कर रहे हो, अब हर एक की कंसंट्रेशन लेवल डिफरेंट है। क्योंकि कोई इसको ज़्यादा अटेंटिवली सुन रहा है तो कोई इतना अटेंटिवली नहीं सुन रहा। दिस इज कॉल्ड द एटीट्यूड के फासला सारों के लिए सेम है, रास्ता सारों के लिए सेम है, मंजिल सारों के लिए सेम है, डेस्टिनेशन सारों के लिए सेम है, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा सीरियस होगा, कोई थोड़ा सा नॉन सीरियस होगा, और कोई तो बिल्कुल ही जो है ना उसको नेगेटिवली ले रहा होगा। Understand beta? So this is called the attitudes. So attitudes are learned predispositions. Learned predisposition बेटा ये होता है predisposition ये होता है। ओके, अब ये बेटा तीन वर्ड्स हैं, predisposition। अब पोजीशन, अभी जो आप मतलब वेयर यू आर सिटिंग राइट नाउ, आपको डिस्पोजिशन होना पड़ेगा। डिस्पोजिशन क्या होता है कि आपको थोड़ी तकलीफ करनी पड़ेगी, आपको लेक्चर गो थ्रू करना पड़ेगा। अगर आप उसी पोजीशन में रहोगे जिस पोजीशन में आप पहले थे तो आप एटीट्यूड शो नहीं कर पाओगे। ओके, आपको डिस्पोजिशन होना पड़ेगा। ओके, जिस तरह से अगर आप जब आप कॉलेज में थे, ओके, आप आप कॉलेज में जाते थे, अब आप घर से जब कॉलेज में जाते थे पढ़ने के लिए तो आप सबसे पहले डिस्पोजिशन करते थे। अब डिस्पोजिशन तो आपने की, लेकिन आप में से कई बच्चे डिस्पोजिशन जब करते थे तो वो प्री नहीं करते थे, वो कहीं और चले जाते थे, मॉल्टन पार्क चला गया, कहीं और चले जाते थे, यू नो। तो प्री होता है कि जो पहले से आपको पता है कि मैंने कहाँ जाना है, मेरी मंजिल क्या है, मेरी डेस्टिनेशन क्या है, उसके मुताबिक आपने ओके अपनी डिस्पोजिशन करनी है। यहां तक ओके हो गया? यहां तक अंडरस्टैंड हो गया? तो ये कहना चाह रहा है आर लर्न प्री डिस्पोजिशन एंड टेंडेंसीज टूवर्ड्स आर अगेंस्ट द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, आप कितना सीरियसली उस चीज को ले रहे हो, टेंडेंसीज कितना सीरियस उसके टूवर्ड्स, कितना उसमें पॉजिटिवली सिंसियर हो या कितना आप उसमें नेगेटिव हो रहे हो। उसके कुछ लोग अगेंस्ट भी होते हैं, ओके, लेकिन मोस्टली अगर आप बड़ा सिंसियर हो, अगर आपका ये पैशन है टू बिकम द चार्टर्ड अकाउंटेंट, okay, so definitely you have a tendency that is towards your goal, towards your belief, towards the subject matter होता है, towards your goal, towards your belief जो आप करना चाह रहे हो। Ideas that stem from are generally consistent with values। okay, अब आप जो भी आप रास्ते का इंतखाब करते हो, मतलब जिस तरह से भी आप मूव ऑन करते हो, आइडियल होता है कि जिस तरह से भी आप समझते हो कि ये चीज़ मेरे लिए बेहतर है, ओके, अब वो
जो वो जो आप समझते हो वो चीज़ बेहतर है, वो जो निकलती है स्टेम होती है एंड जर्नी कंसिस्टेंट विद वैल्यूज़। और वो उस रास्ते के जैसा बेटा, अगर आपने जन्नत में जाना है तो जैसे प्रॉफिट ने बताया एग्जैक्टली आप उसके मुताबिक मूव करोगे। तो ये कहना चाह रहा है कि कंसिस्टेंट विद वैल्यूज़, कि जो आपको बताया गया आपने उसके मुताबिक ही मूव ऑन करना है। यहाँ तक हो गया। सो एटीट्यूड ऑफर्स आर ग्लोबल एंड टिपिकली इन्फ्लुएंस बाय इमोशन। ठीक है जी। अब एटीट्यूड्स आर मोस्टली ग्लोबल। ओके, अब जिस तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो इसका जो एटीट्यूड है वो अब वो ग्लोबल है कि वो सबके लिए सेम है। वैसे सब जिसने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट दुनिया में बनना है, पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो सारे इस स्टेप को गो थ्रू करेंगे तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाएंगे। अब ये नहीं कि हर स्टूडेंट की हर कंट्री के हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट, नो, सबके लिए सेम है। तो ये कहना चाह रहा है कि एटीट्यूड ऑफर्स आर ग्लोबल। ग्लोबल ये सबके लिए सेम होते हैं। जिस तरह से अगर आपने जन्नत में जाना है तो वो दुनिया में कहीं भी कोई इंसान है जो मुसलमान है उसके लिए, या जो क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट है या जो हिंदुज़्म कॉन्सेप्ट है, जितने रिलीजियस कॉन्सेप्ट है, ओके, सो वो जहाँ जहाँ वो होंगे वो सेम उसको फॉलो करेंगे। ये ग्लोबल होता है। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से डिफाइन, अब ये नहीं आप कह सकते कि यार मेरा दिल कर रहा है पहले मैं कैफ कर लूँ, या पहला मेरा दिल कर रहा है कि मैं आर्टिकलशिप कर लूँ, उसके बाद मैं देखूंगा यार एएफसी करने का। तो ये आप ऐसा नहीं कर सकते। एटीट्यूड ऑफर्स आर ग्लोबल एंड टिपिकली इन्फ्लुएंस बाय इमोशंस। और यहाँ पे बेटा आपके इमोशंस, मतलब क्योंकि अब आपने यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करना है, तो जब तक आप में उसके लिए मोटिवेशन नहीं होगी, जब तक उसमें पॉजिटिव आप में इमोशंस नहीं होंगे, उस वक्त तक आप उस पर एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। ओके हो गया यहाँ तक बेटा। सो लेट मी रिपीट अगेन द सेल्फ कॉन्सेप्ट। द सेल्फ कॉन्सेप्ट बेटा ये था। अब आपको मैं सीए से रिलेट करता हूँ पूरी इस पूरी एग्जाम्पल को, बिलीफ, वैल्यूज, एटीट्यूड को, ओके, और सेल्फ कॉन्सेप्ट को भी, कि आफ्टर एफएससी, आफ्टर इंटरमीडिएट, ओके, या जो भी आपने इससे पहले किया है, उसके बाद आपने सोचना शुरू किया कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर मी, व्हाट इज़ बेस्ट फॉर मी, व्हाट इज़ बेस्ट फॉर मी, मुझे क्या करना चाहिए। आपने दुनिया के सारे ऑप्शंस देखना शुरू किए, पाकिस्तान में अवेलेबल सारे ऑप्शंस गो थ्रू करना शुरू किया। वो जो सारे ऑप्शंस गो थ्रू करना है, वो जो सारी इंफॉर्मेशन हासिल करना है, आपने सीए की इंफॉर्मेशन ली, आपने बीकॉम की इंफॉर्मेशन ली होगी, आपने आईटी की इंफॉर्मेशन ली होगी, आपने इंजीनियरिंग की इंफॉर्मेशन ली होगी, आपने डिफरेंट हर, मतलब आपके जितनी एक्सेस हो सकती थी आपने अपने मुताबिक, ओके, सारी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की। जब आपने सारी इंफॉर्मेशन ले ली तो उसके बाद फिर हमारा, ओके, वो जो सारी इंफॉर्मेशन का लेना है अपने मुताबिक, दैट इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस, कि अब आप इतना अवेयर हो गए हो, आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। ओके, अब उन सारी ऑप्शन में से अब आप एक ऑप्शन का इंतखाब करते हो, ओके, और वो जो एक ऑप्शन का इंतखाब है वो है बिलीफ। अब आपने एक ऑप्शन का इंतखाब किया, उस ऑप्शन को हासिल करने के लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। वो जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड द वैल्यू। उस प्रोसेस क्या बोलते हैं? वैल्यू। अब आपको प्रोसेस का भी पता चल गया, आपको अपने गोल का भी पता, लेकिन जब तक आप उस पर अमल नहीं करेंगे आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। वो जो अमल है, उस अमल का जो नाम है दैट इज कॉल्ड द एटीट्यूड। ओके जी। सो बेटा आई एम डन विद दिस लेक्चर। ओके, एंड थोड़ा सा बेटा इंटरेस्टिंग है, ओके, एंड आई नीड योर मोर कंसंट्रेशन। आगे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, बड़ा मोटिवेटिंग टॉपिक होगा आपके लिए। ओके, सो होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।